लोग लगातार चूंकि बात कर रहे हैं, आज दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और साथ ही जिन जिन राज्यों पर उपचुनाव जिन सीटों पर हुए उसकी भी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। सबकी निगाहें चूंकि छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण और मध्य प्रदेश की दो सीट बुधनी और विजयपुर पे थी, जिसमें से एक सीट बुधनी पर कांग्रेस आगे है और बाकी दोनों सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बताइए जरा रचना। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी अगर अब स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में अब तक का जो ट्रेंड सामने आया है हितेश जी, ये काफी कुछ अलग स्टोरी बयां कर रहा है। जिस तरह के जो दावे किए जा रहे थे 288 सीटों पर, उससे कुछ इतर तस्वीर सामने आई है। हालांकि अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 190 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी मात्र 92 सीटों पर। और अब तक का जो ट्रेंड देखा गया है महाराष्ट्र में, इस तरह का ट्रेंड देखा गया है कि शुरुआती रुझानों में जो आगे रहती है जो भी टीम, वो आखिर तक के इसी तरह का ट्रेंड बना के रखती है। और अब जो दोनों के बीच गैप नजर आ रहा है वो भी काफी ज्यादा है। हालांकि अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स को भी इस वक्त 6 सीटों में बढ़त नजर आ रही है, लेकिन 190 सीटों में एनडीए जिस तरह से इस वक्त आगे है, ये काफी बड़ा एक मार्जिन है, क्योंकि आप देखिए 100 सीटों का डिफरेंस जो है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच यहां पर नजर आ रहा है। और यहां पर रचना, अगर आप बाइफरकेट करोगे इन सीटों को जो ओवरऑल महायुति को मिला है, जैसे एनडीए गठबंधन का नाम दिया गया है, इसमें अकेली भारतीय जनता पार्टी भी अब उस जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। करीब करीब 135 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि शिवसेना शिंदे भी करीब करीब 45 से 50 सीटों के करीब उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट जो उनके साथ में था वो भी करीब 30 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े चौंकाने वाले परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस तरह की एक तरफा रुझान निकल के सामने आएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। वहीं झारखंड में भी शुरुआत से ही हम लगातार देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और जब एग्जिट पोल्स कुछ एजेंसियों के आए थे तब भी यही संकेत दे गए थे, लेकिन वही स्थिति यहां पर बन रही है। एनडीए इस वक्त 42 सीटों पर आगे चल रहा है और यही अगर नतीजों में तब्दील हुआ तो यह तय है कि हेमंत सरकार की विदाई हो जाएगी और एनडीए की सरकार झारखंड में एक बार फिर से बनने जा रही है। चूंकि जादुई आंकड़ा वहां पर 42 सीटों का ही 41 सीटों का है और वहां पर एक सीट इस वक्त आगे चल रही है एनडीए। तो बिल्कुल हितेश जी, क्या ये कहना फिर मतलब कोई गलत नहीं होगा कि आप देखिए महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हर जगह पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आगे नजर आ रही है। यानी कि जो सवेरे से हम जलेबी छनते हुए नजर आ रही थी, जो दिखा रहे थे हम दर्शकों को, वो जलेबी मतलब अब बीजेपी के जो लोग हैं वही इधर उधर भेजने वाले और वही खाने वाले हैं। हालांकि इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ के अपडेट दे दें, 5331 वोटों से इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। शुरू से ही हालांकि बीजेपी ने यहां पर बढ़त बढ़ा रखी है, लेकिन अब ये जो बढ़त है, ये जो मार्जिन है, ये अब बढ़ता जा रहा है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे है और 5000 से भी ज्यादा वोटों से इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे। जो अंतिम में एक दौर चला था अंकल कहने का, तो ये लग रहा है कि कहीं भतीजे अब अंकल को बधाइयां तो नहीं देंगे कि बधाई हो आपको अंकल, लेकिन खैर फिलहाल तो अभी शुरुआती रुझान है। यहां पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी ये आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का ट्रेंड देखा जाता है हितेश जी कि अंतिम में भी जाके काफी कुछ पलट जाता है। बिल्कुल, और यही कुछ है। देखिए इन सब के बीच चूंकि आपने बताया रायपुर दक्षिण का हाल, मध्य प्रदेश की भी दो सीटें हैं। विजयपुर सीट, जहां पर रामनिवास रावत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, मंत्री भी हैं। इस वक्त करीब करीब 2500 वोट से वो आगे चल रहे हैं मुकेश मल्होत्रा के सामने। बुधनी सीट पर चौंकाने वाली रुझान शुरुआती दौर में आए हैं। एक राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, ये आगे चल रहे हैं। और अगर यही नतीजों में तब्दील होता है रचना, तो ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वो सीट जहां से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उनके इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सीधी सीधी प्रतिष्ठा इस सीट पर जुड़ी हुई है। और अगर बुधनी सीट जाती है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि लंबे समय से यह गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। राजकुमार पटेल के लिए एक साथ एक चौंकाने वाली बात यह भी है रचना कि 3 बार इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों ही बार कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल ही यहां पर प्रत्याशी रहे हैं। अलग अलग सालों में चुनाव हुए हैं और राजकुमार पटेल पहला 2 चुनाव हारे थे, इस बार वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और शुरुआती रुझान में आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल हितेश जी, लेकिन अगर बुधनी सीट की हम बात करें तो फिर बुधनी सीट में अगर अब तक जो है जो कांग्रेस अगर आगे है और अगर बीजेपी पीछे चल रही है, तो ये साफ हो जाएगा कि यहाँ की जो जनता है उनका प्यार बीजेपी के लिए नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के लिए था जी। और इस वक्त इन सब के बीच में हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीधे जुड़ गए हैं।
श्याम बिहारी जायसवाल जी, चूंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा पे उपचुनाव हुए उसके प्रभारी भी थे। श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। नितिन भंसाली जुड़ गए हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी इनको मिली थी, महाराष्ट्र भी गए। श्याम बिहारी जी, शुरुआती जो रुझान अब तक आ रहे हैं, तस्वीर साफ हो रही है, महाराष्ट्र में सरकार बन रही है एनडीए की, झारखंड में एनडीए की बल्ले बल्ले, और जो सीट आपके यहां पर जिम्मेदारी में थी वहां पर भी बीजेपी आगे। क्या कुछ कहेंगे इस रुझान पर? देखिए, ये जो रुझान हैं ये तो शुरुआत से ही तय थे, और पहले दिन से ही जब मैं प्रभारी के रूप में क्षेत्र में जनता के बीच में भी गया तो पहला दिन से ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और जो अभी रुझान प्रारंभिक आ रहे हैं, जो 3 चरणों का भी मतगणना हुआ है, वो मतगणना से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से जनता ने 8 बार लगातार विश्वास किया है, 9वीं बार विश्वास करेगी, और ये परिणाम जो आ रहे हैं ये इस बात की पुष्टि कर रहा है। श्याम बिहारी जी, इन सबके बीच में महाराष्ट्र का जिक्र भी करना चाहेंगे, चूंकि वहां पर बहुत सारे दल इस बार मैदान में थे, सम्मान की लड़ाई थी, आत्मसम्मान की लड़ाई थी, बहुत सारे नारे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के इस रुझानों के पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, बड़ी वजह यह है कि पिछले समय जिस प्रकार से जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किनारे करके ये लोग भानुमति का कुंभा वाला जो कहावत है, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जोड़कर इन्होंने सरकार बनाया। और सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से इन्होंने जो जनता के विश्वास को ख़त्म करने का काम किया, और इसके बाद उनकी सरकार गिरी, और विगत 2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहाँ सरकार ने काम किया, लोगों के विकास की योजनाएं चलाई, तो उससे प्रदेश की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2047 के विकसित भारत के लिए जो अभियान है वो चल पड़ा है, और उस अभियान में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने ये परिणाम दिए हैं, और एक बड़ा अंतर का परिणाम है। जैसा आपके ही रुझान में आपके स्क्रीन में ही 194 एनडीए और 84 एमवीए दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा विश्वास है। श्याम बिहारी जी, जिस तरह से झारखंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी तमाम प्रचार किए, और जिस तरह का नारा वहां पर था, माटी बेटी और रोटी, लगता है ये काम कर गया, और जनता का भरोसा अब तक के रुझानों में तो बिल्कुल साफ तौर पर झारखंड में भी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से झारखंड में जिस प्रकार से पिछली सरकार ने घुसपैठियों को प्रश्रय दिया, घुसपैठिए झारखंड में घुसे, और झारखंड की जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, उनको लव जिहाद के माध्यम से, ज़मीन जिहाद के माध्यम से उनको धर्मांतरित भी करने का काम किया, उनकी संपत्तियों को लूटने का काम किया। तो इस सरकार के इशारे में हुआ। जिस प्रकार से झारखंड में मैं लोकसभा चुनाव में गया भी था, वो राजमहल लोकसभा में, तो मैंने देखा कि वहाँ ये पूरे पहाड़ों को अवैध तरीके से काट डाला गया है, पूरे माइंस, इलीगल माइंस चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ एक मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के यहाँ आप लोगों ने देखा कि जैसा वो उसी समय कितना 32-35 करोड़ निकला था, लगभग 3000 करोड़ का वहाँ उन्होंने केवल खनन घोटाला किया। तो ऐसे में झारखंड की जनता झारखंड को लूटते हुए नहीं देख सकती थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त की है। और ये आप लोगों के भी एग्जिट पोल के माध्यम से भी, रुझानों से पहले भी आप लोगों ने नहीं बताया था। श्याम बिहारी जी, अगर महाराष्ट्र की खासतौर पर बात करें, चूंकि बहुत सारे नारे वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले, चाहे वो एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, या इस तरह की बहुत सारी बातें थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी लगातार संविधान की बातें वहां पर की जाती रही, जातिगत जनगणना की बात वहां पर की जाती रही, मराठा आरक्षण का लेकर एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा इलाका जो है मराठवाड़ा का और मराठे से जुड़ा हुआ, वो प्रभावित होने के बारे में बात थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, आप क्या वजह मान रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें खासतौर पर निकल के सामने आई?
देखिए, अब जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है और खासकर विशेष रूप से जो नया नव मतदाता है वो आज से 100 साल आगे की बात को सोचकर जो है चल रही है। और यही कारण है कि विकास के नाम पे, डबल इंजन सरकार बनाने के नाम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसको देखकर महाराष्ट्र की जनता ने वोटिंग की है। और जितने भी ये जुमलेबाजी और लोगों को भड़काने वाला, जो तोड़ने वाला, बांटने वाला जो नारा है उसको जनता ने नकार दिया है। तो श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 पर समय निकालकर बातचीत करने के लिए। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ही राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रखी है। और साथ ही जिस सीट की जिम्मेदारी आपके पास में थी, रायपुर दक्षिण, वहां पर भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी करीब 3,500 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। चलो, तो इस वक्त आपको टैली के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि कहां कितने रुझान सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, 288 सीटों में यहां पर 197 में एनडीए नजर आ रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी जो कुछ देर पहले 92 में थे वो अब 81 पर जा पहुंची है। आदर्श के खाते में एक और दो और सीट जाती नजर आ रही है, 10 अब यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं सबसे नीचे आप झारखंड की देख रहे हैं, 81 सीटों के ये रुझान। एनडीए इस वक्त 44 पर आगे, इंडिया गठबंधन इस वक्त 35 पर आगे यहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर आदर्श की बात करें तो 2 सीटें इस वक्त आदर्श यानी अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही। तो झारखंड और महाराष्ट्र के रुझानों पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र काफी चौंकाने वाला यहां पर रहा है। तेजी 100, देखिए लगातार ये ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे कि हम पलके झपकते हैं और आंकड़े चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, चूंकि हम लगातार इस पर भी बात कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल्स आए थे, कुछ एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए थे, उसमें भी यही तस्वीर थी। लेकिन इस तरह की एक तरफा तस्वीर की उम्मीद उन एग्जिट पोल्स में भी नहीं थी। नितिन बंसाली जी हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन बंसाली जी, जो कि आप स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए महाराष्ट्र में लगातार गए, नागपुर और उसके आसपास की सीटों में आप लगातार बने रहे, लेकिन विदर्भ जहां पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, चूंकि लोकसभा चुनाव में यही वो इलाका है जहां पर चौंकाया था सबको अपने परिणामों से, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तरफा जो है व्हाइट वॉश जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, स्थिति ये शुरुआती रुझान है। 10:10 हुए। आज सुबह 7:30 बजे मैं उठा हूँ हितेश, और उठने के बाद मैं कंटिन्यू टीवी ही देख रहा था। तो जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के ऐसे सीन जो थे, लगभग ऐसे सीन मैंने 3 से 4 बार देखे हैं। कुछ सीटों पर मुझे जो जानकारी आ रही है, जब मैं रास्ते में आपके स्टूडियो आ रहा था तो मैं कुछ लोगों से बात करते हुए आ रहा था विदर्भ के, जो काउंटिंग स्थल पर हैं। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि 200, 150 और 50 वोटों के अंतराल से प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है सुबह 10:15 बजे ये कहना कि ये क्लियर मैंडेट है, बिल्कुल नहीं है। नतीजों में परिवर्तन होगा और आप देखिएगा लगभग ये स्थिति 12 बजे क्लियर होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जादुई आंकड़े पे पहुंचेगा। चलिए नितिन जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन जिस तरह से अब लगातार जो आंकड़े वो बदलते नजर आ रहे हैं, हालांकि ठीक ऐसा ही कह रहे हैं आप कि अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, अभी तो तस्वीर लगभग 12-2 बजे तक साफ हो जाएगी और उस वक्त हम लोग फिर से एक बार चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रांची से वरिष्ठ पत्रकार दिव्यांशु झा जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और उसके साथ ही लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव जी भी जुड़ चुके हैं। विश्वदेव राव जी, लखनऊ में, मतलब माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 9 सीटों पर ये जो चुनाव हुए हैं, ये माना जा रहा है कि एक तरह से सेमीफाइनल है। तो अगर इस पर कहीं ना कहीं अगर ये आंकड़े जो होते हैं ये विपक्ष की तरफ जाते हैं या फिर पक्ष की तरफ आते हैं, तो इससे लगता है कि वाकई में ये जो सेमीफाइनल है, ये जो जीतेगा वही फाइनल भी जीतेगा। रचना जी, बिल्कुल बहुत सटीक आकलन किया आपने। इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश से एक नारा निकला जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया, बटेंगे तो कटेंगे, वो पूरे देश में प्रभावी हो गया। दोनों राज्यों के चुनाव में वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो रहा है। और जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो वहां भी 15 राज्यों में जहाँ बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, वहां भी उसी नारे पे ही वोटिंग हो रही है और वोटिंग की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया कि जो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और राहुल गांधी साहब ने एक महाराष्ट्र में नारा दिया, एक है तो सेफ है। उन्होंने टारगेट किया अडानी समूह को उस पूरे वाक्य में। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज जमीनी तौर पे देखने को ये मिलती है कि ग्राउंड पे जो वर्क करेगा, जो पार्टी काम करेगी, उसको ज्यादा प्रभावी तरीके से
जनता एक्सेप्ट करेगी। ग्राउंड पे बीजेपी हमेशा अपने आप को प्रूव करती आ रही है। लोकसभा चुनाव में जो उसके कैंपेनिंग जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव साहब और बाकी राज्यों के लोगों ने करी थी, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों ने, जो कहीं ना कहीं प्रभावी हुई थी, उसका तोड़ निकालने के लिए भाजपा ने अपनी मेहनत करी है। और मुझे लगता है जो शुरुआती रुझान है ये उसी का नजरिया है कि बिल्कुल विश्वदेव जी, जैसा आप बता रहे हैं कि चूंकि शुरुआती रुझान है, लेकिन जो तस्वीर वो दिखती है, जैसे रचना ने सवाल भी आपसे यही किया कि आगे चूंकि चुनाव आने हैं, उस लिहाज से भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ठीक पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा देश में अगर किसी राज्य ने चौंकाया था तो वो उत्तर प्रदेश था। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का यहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे यहां पर बाकायदा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में ये 10 सीट पर उपचुनाव, हालांकि अब चुनाव सिर्फ 9 ही सीट पर हो रहे हैं, 1 सीट बची हुई है। अब ये तो प्रतिष्ठा का सवाल भी था समाजवादी पार्टी के लिए भी और योगी के लिए भी, लेकिन अभी 9 में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ विश्वदेव जी? हितेश भाई, इसमें कुछ चीजें देखने वाली हैं। पहला पॉइंट तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने खुद ही कहा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये दारोमदार आ गया था कि लोकसभा में जो शिकस्त मिली है उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो उसका जवाब देने के लिए 10 सीटों का उपचुनाव 27 को लेके कहा जा रहा था कि 27 का प्रतिबिंब बन जाएगा ये चुनाव। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने लेवल से बात करी और कहा कि कैंडिडेट मैं उतारूंगा, मैं सारी कैंपेनिंग कराऊंगा। संगठन भी उनके साथी रहा, उन्हीं के दिशा निर्देश पे संगठन काम कर रहा था। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब 3 बार आए हैं उत्तर प्रदेश और 3 में से 1 बार 2 बार उनसे मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, और चुनाव के विषय में ही चर्चा हुई है। ये 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, 10 की बात हो रही थी। इसमें प्रमुख मुद्दा एक मैं और जोड़ दूं रितेश भाई, कि इस बार बीजेपी ने एक अपना जो पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव ने दिया था, उसका तोड़ निकालने के लिए पूरी भरसक कोशिश करी और उसे जो कैंडिडेट सिलेक्शन किए हैं 9 सीटों पे, वो कहीं ना कहीं पीडीए का मुकाबला करने के लिए सक्षम दिखाई दे रहे हैं रुझानों के हिसाब से। उसके अलावा बीजेपी ने 10वीं जो सीट थी अयोध्या, जिसके जो वहां से जो कैंडिडेट जीते थे लोकसभा में अखिलेश यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, उसको ब्रांड एम्बेसडर अखिलेश यादव ने बना दिया था। तो उस सीट को चुनाव ही नहीं हुआ। बीजेपी ने ये कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया कि नहीं हो पाएगा चुनाव। तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था और इसी वजह से इस तरह के रुझान अब निकल के सामने। इस पर डिटेल आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस पर हमारे साथ में सुमेर सिंह सोलंकी जी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सुमेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे बातचीत हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन चूंकि बात झारखंड की भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच रचना, महाराष्ट्र में दोहरा शतक पूरा कर लिया है एनडीए ने, 201 के इस वक्त उम्मीदवार उनके आगे चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे साथ में दिव्यांशु झा जी भी जुड़े हुए हैं, जो झारखंड पर बात करने के लिए हमारे साथ में है। दिव्यांशु जी, झारखंड पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जो फिगर्स है वो कभी 41 इधर तो कभी 41-40 इस तरफ चल रहा है। अभी इस वक्त इंडिया गठबंधन 38 पर और एनडीए 41 पर आगे है। जादुई आंकड़े से एनडीए अभी भी 1 सीट दूर है। हमने देखा है कि बहुत बार इस तरह के परिणाम वहां पर निकल के सामने आए और एक बार तो यह भी स्थिति थी कि सिर्फ 1 विधायक वाले जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बन गए थे। आप कैसे देख रहे हैं अब तक के इन रुझानों को? सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। रायपुर बड़ा ही खूबसूरत शहर है और परिणाम भी उसी तरह खूबसूरत हमारे यहाँ आ रहा है जी। और जो आपकी टैली दिख रही है, इससे गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा है हमारे यहाँ जी, और जो हमारे यहाँ गैप है वो इंडिया के फेवर में है। अच्छा, जो एक्चुअल जो मेरे पास जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, तो अभी अब जब कुछ देर में उसको अपडेट करेंगे तो वो आपको आप बता दीजिए दिव्यांशु जी, आप चूंकि आपको हमने जोड़ा है इसलिए क्योंकि ग्राउंड पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अपडेट कर दीजिए, हम स्क्रीन पर अपडेट करते हैं उसे जी। मुझे लगता है कि जो मेरे पास जो चूंकि एक्चुअल जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन जो बता रहे हैं हमें, तो 25 के आसपास सीटें इंडिया के पास हैं और 16-17 सीटें जो वो एनडीए के पास हैं जी। अभी ये है ठीक। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जो झारखंड का परिणाम होगा, जिस तरह महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वो एकदम से 203 और 75 आपके टैली में दिख रहा है, वो उस तरह का नहीं होगा। इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा, चाहे इंडिया आ गया है या एनडीए आ गया है, वो बहुत एक छोटा सा गैप रहेगा। 2-3 सीटों के फर्क से कोई सरकार बना पाएगी।
तो अभी, लेकिन अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा चूंकि रूरल एरिया है, रिमोट एरियाज हैं, तो डाटा आने में भी देरी हो रही है। मुझे लगता है घंटे भर की प्रतीक्षा और करनी चाहिए। ठीक है दिव्यांशु जी, तो खैर हालांकि अब अपडेट्स जो आते रहेंगे वो तो IBC24 लगातार बताता रहेगा, लेकिन रुझानों में अगर हम देखें तो रुझानों में अभी तक अगर महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, हर सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे नजर आ रही है। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर मध्य प्रदेश की एक सीट जो कि बुधनी है, जहां पर हितेश जी ये माना जा रहा था कि यहां तो बीजेपी श्योर शॉट आगे रहेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। तो सुमेर जी, पूरे जितनी जगहों के भी हम आज रिजल्ट्स कवर कर रहे हैं, वहां सबसे अप्रत्याशित तौर पर बुधनी का जो अब तक का रुझान है वो सामने आया कि बीजेपी यहां से पीछे चल रही है। कैसे देखते हैं इसे? आप सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो अभी केंद्र में कृषि मंत्री है, उन्होंने बुधनी विधानसभा में लगातार शानदार जीत दर्ज कराई है। और अभी भी मैं खुद बुधनी विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार में रहा हूं। ये आपको मैं बता देता हूं कि बुधनी विधानसभा को हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां के गरीब भाई और बहनों के कल्याण करने में, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें हमारे द्वारा किए हुए कार्य पर भरोसा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है और हम बुधनी को रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुमेर सिंह जी, मैं आपकी बात लगातार कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस बीच एक अपडेट जिसके बाद आप कर रहे हैं बुधनी से, एक अपडेट हमारे पास में आ रहा है। इस वक्त सेकंड राउंड के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे पास में आ गए हैं और राजकुमार पटेल जो करीब 6,500 वोटों से आगे चल रहे थे, उनकी लीड अब कम हुई है। अब वो लीड बढ़कर 2,000 रह गई है, यानी कि अभी कई सारे राउंड की काउंटिंग यहां पर होगी। तो शुरुआती राउंड जो काउंटिंग है उसमें अभी दूसरे राउंड में भी राजकुमार पटेल ही आगे हैं। सुमेर सिंह जी, अपनी बात अब कंप्लीट कीजिएगा। तो बुधनी विधानसभा में मैंने खुद ने 10 दिन प्रवास किया है और बुधनी विधानसभा के चुनाव के दौरान जो शुरुआती रुझान हो सकते हैं, अभी 1-2 राउंड ही हुए हैं, लेकिन आप जब आखिरी तक परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां रिकॉर्ड मतों से जीत रही होगी और किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अभी कुछ भी कहना फिलहाल में बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को विश्वास। लेकिन सुमेर सिंह जी, भीतर खाने से इस तरह की खबरें आती थी कि रमाकांत भार्गव को जो प्रत्याशी बनाया था, हालांकि ये शुरुआती रुझान है और यही अगर नतीजों में तब्दील हुआ, उस स्थिति में मेरा ये सवाल आपसे है, रमाकांत भार्गव की प्रत्याशियों की कैंडिडेचर को लेकर पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर थे। कई बात यह भी सामने निकल के आई कि कई सारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने जमीन पर उतरकर उस तरह से काम नहीं किया जैसा कि होना चाहिए। ये प्रत्याशी को लेकर भी नाराजगी थी, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं खुद 10 दिन रहा, आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि माननीय रमाकांत भार्गव जी के साथ में प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का बड़े से नेता से लगाकर छोटे से कार्यकर्ता ने भी बहुत ताकत से जमीनी स्तर पर मेहनत की है और माननीय रमाकांत भार्गव जी उस क्षेत्र में लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, तो उनके द्वारा भी लगातार प्रवास किया जाता रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि ये जो कैंडिडेट है इसको लेकर विरोध है, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रहा है। मैं प्रत्याशी के समय पूरे साथ में रहा हूं और फिर मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी अच्छे वोटों के साथ बुधनी विधानसभा जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका एक गढ़ रहा है, उनका भी लगातार इस क्षेत्र पर नजर थी और वो भी प्रचार के दौरान उस फील्ड में बने रहे, उस क्षेत्र में बने रहे। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, कोई किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहा। कैंडिडेट को लेकर भी कभी भी किसी प्रकार का विरोध नहीं रहा है। फिर आगे के परिणाम जैसे आप आते जाएंगे, देखते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी बढ़त बनाई है, तो धीरे से ये आगे हम बढ़ेंगे तो अच्छे वोटों के साथ हम बुधनी विधानसभा जीत रहे हैं।
चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो। अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में भरोसा जीतेगा? किसकी मेहनत रंग लाएगी? जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों पर लगातार नजर बनी रहेगी। IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। किसकी बनेगी सरकार, ये आज दोपहर तक लगभग साफ हो जाएगा। IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा उलटफेर हितेश जी हुआ है। रुझानों में अब इंडिया को बहुमत मिलती नजर आ रही है। 48 सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे है, एनडीए 27 सीट पर सिर्फ आगे रही है। तो एक बड़ा उलटफेर, क्योंकि ब्रेक में जाने के पहले स्थिति कुछ और थी। और यही है, मुझे लगता है कि आज का दिन कि पल पल में अपडेट्स बदलते जाएंगे, आंकड़े बदलते जाएंगे। बिल्कुल, और यही हम कह भी रहे थे रचना भी कि अभी झारखंड पर कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, किसी भी नतीजे पर पहुंचना, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। कभी ये फिगर इधर तो कभी फिगर इधर आ रहा है, और जैसे जैसे आंकड़े बदल रहे हैं और इंडिया के पक्ष में जा रहे हैं। नितिन भंसाली बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ पर कि कम से कम झारखंड तो आया। नितिन जी, महाराष्ट्र में ये जो आप बोल भी रहे थे कि आंकड़े इधर बदल तो नहीं गए हैं, कि क्योंकि इधर होना था वो इधर हो गए हैं, तो कुल मिलाकर ये अब राहत देता नजर आ रहा है कम से कम झारखंड का फिगर आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो ये राहत आज शाम तक बनी रहेगी। और आप देखिएगा कि ये जो 205 और 73 और अदर 10 का जो महाराष्ट्र में आंकड़ा दिख रहा है, इसमें भी जादुई परिवर्तन हो सकता है अगले ब्रेक के बाद आपको नजर आए। क्योंकि ये सारी सीटें जो मैंने कहा कि मैं आते आते जो चर्चा करते हुए आ रहा था, तो 200, 300, 500 के मतों से आगे पीछे चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिएगा जो फाइनल नतीजे होंगे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। और हारी बाजी जीतना हमें आता है, तो निश्चित तौर पर हारी बाजी जो है, अभी तो आपकी स्क्रीन पे हारी बाजी दिख रही है महाराष्ट्र की, मैं नहीं मान रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी जादुई उलटफेर होंगे। और जिस प्रकार झारखंड में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े स्क्रीन पर लेकिन नजर नितिन आ जी, रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में जो आंकड़े फिलहाल अब तक नजर आ रहे हैं, अगर यही आंकड़े रिजल्ट में तब्दील होंगे, कहाँ पे चूक गए आप? नहीं, वो चूक कहाँ पे गए और क्या हुआ वो तो मैं रिजल्ट के बाद कहूंगा। अगर ये जो अभी रुझान नजर आ रहे हैं, अभी ये जो रुझान नजर आ रहे हैं रचना जी, इन रुझानों पे चर्चा तो अभी करने की बात ही नहीं है। अभी तो अब करंट सिचुएशन पे हम बात करें, शाम की स्थिति क्या होगी। ठीक है, झारखंड में क्या स्थिति रही? झारखंड में आपके पक्ष में जा रहा है, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि झारखंड में इस तरह का परिणाम आ रहा है कि इंडिया गठबंधन अब जादुई आंकड़े को पार कर चुका है? झारखंड में चंपई सोरेन इनको ले डूबेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो दल बदल की राजनीति, आपने देखा होगा कि अधिकांश प्रत्याशी जो है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी दल के हो, कांग्रेस में ऐसा बहुत ही कम है कि दल बदल कर आए लोगों को, एक आध दो को किसी को टिकट दी होगी तो दी होगी, बाकी नहीं दी है। बाकी अधिकांश लोगों को आप देखिए वो चुनाव हार रहे हैं। और जिस प्रकार चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने जेल जाने के बाद, और जिस तरीके से चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर एक दगाबाजी की, ये उसका असर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है। सरायकेला सीट से लड़ते हैं चंपई सोरेन, और इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो एक रिकॉर्ड बना देंगे, लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने का। लेकिन इस बार उन्होंने खेमा बदला है। हाँ, इस बार उन्होंने खेमा बदला है। लेकिन चंपई सोरेन कितना महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुए हैं या कितना घातक साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि रुझान जो आ रहे हैं इस पर भी लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच जरा मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है, बता देते हैं दर्शकों को। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे हो चुके हैं। बीजेपी के रामनिवास रावत 8,187 वोटों से इस वक्त आगे हुए। वहीं बुधनी की अगर बात करें तो दूसरे राउंड में कांग्रेस के राजकुमार पटेल की लीड थोड़ी कम हुई है। बीजेपी के लिए एक राहत भरी बात ये जरूर है, बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 4,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और इस वक्त सीहोर से हमारे सहयोगी, जहां पर काउंटिंग इस वक्त चल रही है, नवीन कुमार सिंह बने हुए हैं। नवीन, बुधनी सीट के शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं और चौंका रहे हैं, क्योंकि एक तरह से प्रतिष्ठित सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास नवीन? देखिए हितेश, मैं शुरू से कह रहा हूं, बड़ा कांटे का मुकाबला है। पहले राउंड में कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार पटेल आगे रहे, लगभग 6,481 वोटों से उन्होंने लीड ली। और जहां की ईवीएम, जहां की पेटियां खुली, वो राजकुमार पटेल के प्रभाव वाला क्षेत्र था, बक्तरा क्षेत्र था, जहां की ईवीएम खुली और वहां पर उनको अच्छी खासी लीड मिली। यानी ओपनिंग राजकुमार पटेल की अच्छी रही। लेकिन दूसरे राउंड की गिनती जब शुरू हुई तब बीजेपी ने उस जो अंतर था उसको कम करना शुरू किया और लगभग 4,000 की लीड
बीजेपी के कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने कम कर दी है। फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन जो अंदर से हम होकर आए हैं हितेश, और जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर सामने आ रहा है, लगभग 2000 या 1500 की लीड पर अब राजकुमार पटेल आ टिके हैं। और दूसरे राउंड का ऑफिशियल रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद जारी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 1500 से 2000 की लीड पर राजकुमार पटेल हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं हितेश, कि कांटे का मुकाबला है। पहला राउंड जहां की ईवीएम खुली वो बख्तरा था, राजकुमार पटेल के प्रभाव का क्षेत्र था, लेकिन दूसरा राउंड की जो जहां से गिनती शुरू हुई वो शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाला क्षेत्र है। शाहगंज की पेटियां खुली है और यहीं से रमाकांत भार्गव यहाँ रहते भी हैं और इनके प्रभाव का क्षेत्र है। लिहाजा पहला और दूसरा राउंड बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन अभी भी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। और अब जो देखने वाली बात होगी पुनीत की, अब जो चौंकाने वाले जो नतीजे आएंगे, अब आगे क्या आएंगे, चूंकि अब रेहटी, नसुल्लागंज, भैरुंदा जिसको आप कहते हैं, आगे अब यहाँ की पेटियां खुलेंगी। तो यहाँ से तय होगा कि कौन बुधनी का विधायक होगा और किसकी हार होगी, किसने जितना जोर लगाया है, किसको क्या नतीजा मिला, अब से कुछ देर बाद क्लियर होगा। लेकिन काफ़ी हद तक तीसरे और चौथे राउंड के बाद पिक्चर क्लियर होने लगेगी बुधनी की। तो फिलहाल बीजेपी के लिए राहत की बात है, शिवराज सिंह चौहान के लिए। ठीक है नवीन, आप नजर बना के रखिए, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण सीट है बुधनी का। अभी हमने अपडेट देखा, बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त मामूली बढ़त सही, लेकिन कम से कम आगे बने हुए हैं 2 राउंड के बाद में। विजयपुर से बड़ी तेजी से काउंटिंग वहां पर चल रही है, 7 राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है। 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद विजयपुर में बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत 8187 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों के साथ महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में बढ़ने की तरफ आगे बढ़ चुका है। 206 सीटें इस वक्त एनडीए उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और 72 सीटों पर इस वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे चल रहा है। हितेश, जो कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, जरा वो भी सुनते हैं। उसका ऊपर में विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है और उसका ऊपर। तो जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं भी सामने आती जाएंगी और लगातार IBC 24 की महाकवरेज जारी है। महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए की आंधी नजर आ रही है, 206 पर अब ये बढ़त जो है वो आगे कर ली है एनडीए ने। महाविकास अघाड़ी इस वक्त अब 90 से खिसक कर 72 पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की सीट की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो 6वें चरण के बाद यहां पर बीजेपी 23,107 वोटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस को अब तक 11,821 वोट ही मिले हैं। यानी कि अगर देखा जाए हितेश जी, तो जो आखिरी में सबसे बड़ा चैलेंज किया गया था कि पिछली बार कांग्रेस को जो वोट मिला था 41,544 वोट थे और बृजमोहन अग्रवाल का ये चैलेंज था कि कांग्रेस इस बार उतने वोट तो लाके दिखा दे। नितिन जी, क्या लगता है कि इतने वोट भी नहीं आएंगे? क्योंकि अब तक की अगर देखें तो अब तक 6वें चरण के बाद 11,821 वोट ही मिल पाए अब तक कांग्रेस को। देखिए, अभी चरण इसमें भी बाकी हैं और जो मेरे अनुसार कांग्रेस की लीड वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ईवीएम की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है। अभी आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से झारखंड में पलक झपकते ही आपके ब्रेक के बाद जो है वो नतीजे बदल गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रायपुर दक्षिण के नतीजे भी बदलेंगे। इस बार बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, एक करीब 12,000 वोटों से इस वक्त आकाश शर्मा पीछे चल रहे हैं और बहुत सारे कारण बताए गए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी, चूंकि बहुत सारे दावेदार कांग्रेस पार्टी के भीतर भी थे, बड़े चेहरे भी थे, लेकिन उन सब से इतर एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया। लेकिन परिणाम शुरुआती जो आ रहे हैं, क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं और करीब 12,000 की लीड यहां पर है, क्या आपको लगता है कि प्रत्याशी का वजह से भी कुछ फैक्टर बदल सकता था यहां पर, या वो जो नाराजगी थी? सारे लोगों की सहमति से प्रत्याशी का चुनाव हुआ था और आपने देखा पूरी कांग्रेस फील्ड में थी, पूरी कांग्रेस एक होकर फील्ड में थी। जमीनी कार्यकर्ता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सारा संगठन लगा हुआ था। ये कैसे कह सकते हैं कि प्रत्याशी चयन में वो हुआ? यदि ऐसा कुछ रहता तो कहीं विरोध दिखता, कहीं विरोध नहीं था, सारे लोग एक थे
और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी अगले ब्रेक के बाद जो है नतीजों में उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारे पक्ष के जो बूथ है उसमें अभी शायद काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, और वहाँ काउंटिंग शुरू होगी तो यहाँ के नतीजों में भी परिवर्तन। चलिए नीति जी, आप कहीं विरोध की बात करें, कहीं विरोध तो सोशल मीडिया में जो अभी तक के ऐसी सैड वाली शायरियां जो है वो अभी तक पोस्ट की जा रही है, हालांकि किन के अकाउंट से पोस्ट की जा रही है मैं कहूंगी नहीं। ठीक है, खैर अब तो खैर रुझानों पे, अब प्रत्याशी पर तो चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। अब तो रिजल्ट वाला दिन है, तो मुझे लगता है कि अब किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी इस पे हम बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ महाराष्ट्र और झारखंड और उसके साथ उत्तर प्रदेश के गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी। जी सुमेर सिंह जी, चूंकि हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड पर चर्चा बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में तो एक तरफा जीत, लेकिन अब झारखंड में पूरी तरह से बाजी पलटती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन चूंकि जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम चीजें, उसके बावजूद भी यहां पर अगर वापस सत्ता में लौटने की स्थिति उनकी बनती है तो क्या कोई कमी रह गई? ऐसा नहीं है। झारखंड के अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान को देखते हुए हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी सरकार बनाएगी, ये पूरा विश्वास है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा है कि कानून अपना काम करता है और जो अपराध करता है या जो गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होती ही है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन कानून अपना काम करता है। जो गलत करेगा उसको सजा होगी, जो गलत काम करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं वो पूरे देश के, सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर जो काम किए हैं उसी प्रकार से झारखंड के हमारे गरीब भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया है, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। अभी शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी सरकार बनाएगी। चलिए, उम्मीद पे बिल्कुल दुनिया कायम है, हम लगातार ये कहते ही हैं। और जिस तरह के रुझान लेकिन सामने आ रहे हैं यहाँ पर सुमेर जी, क्योंकि अभी ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन इस वक्त अब 48 सीटों तक जा पहुंचा है। एनडीए के पास अभी फिलहाल के रुझानों में सिर्फ 27 नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसी तरह से झारखंड में भी यही होगा। महिला वोटर्स जिसके साथ जीत उसकी होगी। तो क्या अब तक के रुझानों के हिसाब से माना जाए कि महिला वोटर्स ने कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो विपक्ष के तरफ दिया है? हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है और झारखंड की अपनी परिस्थितियां रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर साफ कहना चाहता हूं कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी 1, 2, 3 चरण ही हुए हैं काउंटिंग के, और ये चरण मेरे ख्याल से 15 से 20, 22, 23 तक जाएंगे। तो तब में आपको पूरी तरीके से जब परिणाम स्पष्ट होंगे तब हम लोग और अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन अभी शुरुआती रुझानों को देखते हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब पूरे रुझान आ जाएंगे हमारे पास या आधे से अधिक आ जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से साफ स्थिति में कहेंगे। लेकिन अंत में एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो काम किया है वो कभी भी पिछले समय में नहीं हुआ है, और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। झारखंड की गरीब जनता आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी, मुझे जाना विश्वदेव जी के पास में। निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, शुरुआती रुझान है भी। देखिए, ये झारखंड की जो बात है, झारखंड में शुरू से ही हम जो थे वो लगभग इस स्थिति में थे, बहुमत में। महाराष्ट्र में ये जरूर था कि बहुत सारे दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। जिस प्रकार एक चुनी हुई सरकार को चुराया था भारतीय जनता पार्टी ने, खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई थी, जिस प्रकार शिवसेना में 2 फाड़ हुआ था, एनसीपी में 2 फाड़ हुआ था, तो कहीं न कहीं कुछ जगहों पर मैंने ये फील किया कि जैसे अजित पवार ने शरद पवार की फोटो को लगाकर कैंपेन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आप अपने सिंबल पे और अपनी पार्टी के नाम पर चलिए, अपने शरद पवार जी की फोटो मत लगाइए। तो कहीं कहीं पर दिग्भ्रमित होना और सिंबल को नहीं समझना, ये स्थितियां भी मुझे लगता है कहीं कहीं पे महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर पैदा हुई हैं। पर मैं जहां तक समझता हूं कि 3 राउंड की गिनती शायद होने जा रही है और लगभग 20 से 21 राउंड
हर विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभाओं के चुनाव के मतदाताओं के हिसाब से कम 20 से 21 राउंड की गिनती होगी। तो इस संजय राउत कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का जनादेश नहीं है। संजय राउत की जो बात सामने आई है, आपकी बात भी कमोबेश उसी तरफ इशारा कर रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर आपको इंतजार करना है? इस विषय पर मैं, जल्दबाजी होगी कुछ कहूँ अभी, मैं इस विषय पर शाम को 4 बजे से पहले अपने तरफ से कोई भी बयान टीवी डिबेट में नहीं दूंगा। ये मेरा अच्छा, चूंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं रचना, अगर हम बाइफरकेशन में देखते हैं तो बड़ा एक रोचक फिगर सामने आ रहा है कि एनडीए जहां 280 सीटें जो है पार कर चुकी है, अगर आप बाइफरकेट करते हैं अभी तक की जो रुझान की स्थिति बन रही है, तो एनसीपी अजीत पवार गुट जो इस वक्त एनडीए के साथ में है और एनसीपी शरद पवार गुट जो महाविकास अघाड़ी है, इन दोनों को नुकसान हो रहा है। मतलब भले ही एनडीए बेहतर कर रही है लेकिन एनसीपी को नुकसान हो रहा है 4-5 सीटों का वहां पर अजीत पवार गुट को, और एनसीपी शरद पवार गुट को भी करीब करीब इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर भी लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। और चूंकि यूपी के साथ में, यूपी को लेकर भी हमारे साथ में विश्वदेव जी लगातार बने हुए हैं। विश्वदेव जी, लगातार चूंकि 9 सीटों के रुझान मिल रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, कहीं पर कांटे की टक्कर है, कई चीजें, हम फैक्टर्स की लगातार बात कर रहे थे कि पिछले चुनाव के नतीजे, आगे आने वाले चुनाव में किस तरह के परिणाम, क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर थी। इन सब के बीच अभी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, फैक्टर्स की अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें, चूंकि जातिगत समीकरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उत्तर प्रदेश में, आप कैसे इसका आकलन कर रहे हैं? हितेश भाई, पहले तो अपडेट दे दूं मैं कि सीसामऊ जो सीट है उसमें नसीम सोलंकी करीबन 21,000 वोट से आगे हैं और 20 राउंड की काउंटिंग होनी थी वहां, तो कुछ ही 1-2 राउंड ही बचे हैं, तो वहां पर उनका समाजवादी पार्टी को वो सीट मिल रही है। तो दूसरा करहल की सीट है जहां पर अच्छी खासी लीड ले चुके हैं तेज प्रताप यादव जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तो ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी के लिए है। बाकी जो सीटें हैं, 8 करीबन 7 सीटें जो बची हुई हैं, उसमें बीजेपी अच्छी बढ़त लेके चल रही है। एक चीज में, आपने जब मुद्दों की बात करी तो मुद्दे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे थे वो पीडीए के फॉर्मूले के तहत चल रही थी, जो से लोकसभा में उठाए थे। उसी की काट के लिए बीजेपी ने जो जितने कैंडिडेट दिए हैं वो या तो बैकवर्ड क्लासेस से हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं, और उसी लेवल से उसने काम किया है कि उसने उस पीडीए के फॉर्मूले का तोड़ निकाला है। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड लेवल पे जाके सारी चीजें कही कि एक जो प्रमुख तौर पे नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, जातिगत समीकरण में ना बैठिए, आप वोट करिए हमको। तो ये चीजें भी प्रभावी रही, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी का जो नारा था उसकी पिच पे ही समाजवादी पार्टी ने बैटिंग करी। लोकसभा चुनाव में वो इतर था कि बीजेपी को मजबूर किया गया था विपक्ष की पिच पे बैटिंग करने के लिए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उपचुनाव, लोकसभा चुनाव से सीख लेके बीजेपी ने, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी एनडीए ने जो कैंपेनिंग करी है वो अपने स्तर से कैंपेनिंग करी है, विपक्ष को अपनी पिच पे लाके खेलने पे मजबूर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यकुशलता। जी विश्वजीत जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ से अहम खबर आप तक पहुंचा दे। रायपुर दक्षिण में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, लगातार लीड उनकी बढ़ती जा रही है। 11,286 वोटों से इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। दक्षिण से शुरू से ही बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी है। 7वें राउंड की गिनती अब खत्म हो चुकी है और इस 7वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी काफी ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। सौरभ लगातार काउंटिंग एरिया से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, इस वक्त भी जो शुरुआती दौर से ही जो आगे बढ़त जो बना के रखी है बीजेपी ने, वो लगातार कायम रखी हुई है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी 6 राउंड की गिनती हो चुकी है, उसमें 23,107 बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट को 11,821 और कुल बढ़त जो है बीजेपी कैंडिडेट का आप देख सकते हैं कि 11,286 है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी 6 राउंड में बढ़त बनाई है। अगर औसतन देखें तो 6-18 अर्थात जो 19 राउंड होने हैं और 11-33, अगर इस हिसाब से औसत जोड़े तो 30,000 के लगभग ये लीड दिखेगी। और ओवरऑल जो है अगर देखें 50% के हिसाब से अगर ये लीड है तो कहीं ना कहीं एवरेज जो बृजमोहन अग्रवाल 2023 में 67,000 वोटों से जीते थे, उस एवरेज से जो है कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो 6 राउंड के ही इस पर काउंटिंग हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बढ़त बरकरार रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो 6 राउंड की गिनती हुई है, इसमें वो इलाके हैं जहां पर बृजमोहन अग्रवाल भी जब कैंडिडेट होते थे तो कांग्रेस को की ही जीत होती थी, बीजेपी को ज्यादा बढ़त नहीं मिलती थी। खासकर ये वो इलाका है, बैजनाथ पारा है और जो बैरन बाजार का इलाका है, फिर इधर सदर बाजार, बूढ़ा पारा, गोल बाजार, ये वाले पूरे एरिया है। उसके बाद अभी कांग्रेस को लग रहा है कि सुंदर नगर है, ब्राह्मण पारा है और जो पुरानी बस्ती के एरिया है, भाटा गांव के एरिया है, जहां पर अभी ईवीएम खुलेगा तो उनको काफी उम्मीद है कि इन जगहों से उनको बढ़त मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि जहां पिछले कई समय से बीजेपी नहीं जीत पाई है, उन हिस्सों से अब बीजेपी जीत रही है। तो इसका मतलब यही है कि रायपुर की जनता ने, रायपुर दक्षिण की जनता ने इस उपचुनाव में यही समझा कि सरकार के साथ जाया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर। और दूसरी चीज जो है यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार ये कहते रहे कि रायपुर दक्षिण में 2 विधायक रहेंगे, एक सुनील सोनी जो निर्वाचित तौर पर रहेंगे, आधिकारिक तौर पर रहेंगे, और वे खुद रहेंगे। और इसीलिए आप पूरे कैंपेनिंग में देखें बृजमोहन अग्रवाल साथ साथ घूमते रहे सुनील सोनी की। चलिए, तो कुल मिलाकर एक इलाकों की चूंकि अब ईवीएम खुलना शुरू हो रही है, तो ऐसे में उम्मीद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है, भारतीय जनता पार्टी भी आशान्वित है कि रायपुर दक्षिण में जो उनका मजबूत किला है वो बरकरार रहेगा। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि इस बार कोई चमत्कार होगा। तो दूसरी तरफ लगातार अपडेट भी हम दे रहे हैं। बुधनी से चूंकि एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया, बुधनी से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है राजकुमार पटेल, वो इस वक्त 953 वोटों से ही आगे हैं। फाइनल फिगर, जैसा नवीन बता भी रहे थे कि जब फाइनल फिगर आएगा तो ये 1500 वोटों का अंतर हो सकता है, लेकिन ये और कम हुआ है। महज 953 वोटों से ही इस वक्त राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं बुधनी में। और विजयपुर में करीब 7 राउंड हो चुके हैं। रामनिवास रावत ने एक बड़ी लीड यहां पर बना ली है। चलिए, इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 और महाराष्ट्र की 288 सीटों के साथ झारखंड की 81 सीटों पर आपके भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 की लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी महाकवरेज लगातार जारी रहेगी।